नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे बदलाव से बनेगी बात। छत्तीसगढ़ भाजपा का मिशन 2023 शुरू हो गया है। संगठन को मजबूत करने और सरकार को आक्रामक रूप से घेरने शीर्ष नेतृत्व ने महत्वपूर्ण पदों पर बदलाव कर दिए हैं। भाजपा की सख्ती के बाद सियासी नेताओं में उथल पुथल मची है। 15 साल तक सत्ता में रहने के बाद 2018 के विधानसभा चुनाव में महज 15 सीटों पर सिमटने वाली भाजपा संगठन को इस स्थिति तक नहीं ला सके हैं कि 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद सत्ता में वापसी हो सके। लगातार हार के बाद भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने राज्य के दिग्गज नेताओं को किनारे करते हुए आरएसएस के नेताओं पर भरोसा जताया है। 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को चारों खाने चित किया और भारी बहुमत से छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई। बीजेपी में एक के बाद एक दो बड़े बदलाव, पहले अध्यक्ष बदला और फिर नेता प्रतिपक्ष। संकेत साफ है, मिशन 2023 में कोई कमी न रह जाए और बदलाव के साथ 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा एक बार फिर वापसी कर पाए। दरअसल छत्तीसगढ़ बीजेपी विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद लगातार 4 उपचुनाव में भी हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी कुछ खास नहीं कर पाई। राज्य के सभी 14 नगर निगम में कांग्रेस के महापौर चुनाव जीते और इसके बाद लगातार छत्तीसगढ़ बीजेपी के नेतृत्व को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे। राजनीतिक गलियारों में संगठन ने बड़े बदलाव की चर्चा होने तेज थी। ऐसे में बीजेपी के इन फैसलों को आगामी विधानसभा चुनाव के ध्यान में रखते हुए अहम माना जा रहा है, क्योंकि बीजेपी नए नेतृत्व के साथ चुनावी मैदान में कदम रखने जा रही है। इसी पर चर्चा करेंगे, उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भाजपा में एक के बाद एक बड़े बदलाव देखने को मिल रहा है। प्रदेश अध्यक्ष के बाद भाजपा ने अब अपना नेता प्रतिपक्ष भी बदल दिया। भाजपा ने पार्टी के वरिष्ठ विधायक नारायण चंदेल को अपना नया नेता प्रतिपक्ष बनाया है। इस चुनावी साल में नई टीम के साथ जनता के बीच जाना, क्या ये बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक है और इस बदलाव से कांग्रेस पर क्या असर होगा? सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस बदलाव के बाद क्या बीजेपी को भूपेश बघेल के सामने खड़ा होने वाला चेहरा मिलेगा? क्योंकि केंद्र में हुए कमेटी गठन से ये साफ है कि भाजपा की आलाकमान छत्तीसगढ़ पर भरोसा नहीं कर रही है, जिसके चलते कमेटी में छत्तीसगढ़ से किसी भी नेता का नाम शामिल नहीं किया। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद नारायण चंदेल की प्रतिक्रिया भी सामने आई। उन्होंने कहा कि सबसे पहली प्राथमिकता होगी कि 2023 विधानसभा चुनाव में प्रदेश में कमल खिलाना। जनता के मन में सरकार के खिलाफ गुस्सा है, जो विधानसभा चुनाव में लावा बनकर बाहर आएगा। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष के पद से हटाए जाने के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता धर्मलाल कौशिक ने कहा कि नारायण चंदेल का प्रस्ताव मैंने ही रखा था। उनके नेतृत्व में आने वाले समय में विधानसभा में अपनी आवाज बुलंद करेंगे और 2023 में भाजपा की सरकार बनाएंगे। परिवर्तन जो है प्रकृति का नियम, कब बदलाव नहीं होता। आदिकाल से लेकर आज तक बदलाव की प्रक्रिया है। लेकिन आपको मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पूरे देश में समाप्ति की ओर है। कांग्रेस का जो सूरज है वो अस्त होने वाला है। सिर्फ राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बची है। अब कांग्रेस के पांव के नीचे कोई जमीन नहीं है और इसलिए इन पंक्तियों के साथ में मैं कांग्रेस के बारे में बोलना चाहता हूं कि तेरे पैरों के नीचे अब कोई जमीन नहीं है। ताज्जुब है कि फिर भी तुझे यकीन नहीं। वहीं बीजेपी में चल रहे बदलाव के दौर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि हंटर के बाद जामबाल आए हैं, उसका असर दिखाई दे रहा है। प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष भी बदले गए हैं। वरिष्ठ लोगों की उपेक्षा की गई है। सीएम ने कहा कि ये तो आने वाला समय बताएगा कि 2023 के चुनाव में ऊंट किस करवट बैठता है। हम लोग देख लिए, जामबाल आए हैं, उसका असर दिखाई दे रहा है। प्रदेश अध्यक्ष भी बदल गया है, नेता प्रतिपक्ष भी बदल गए हैं और मैंने तो बधाई भी दी नेता प्रतिपक्ष को। देखिए, वरिष्ठ लोगों को उपेक्षा की गई है, जिसमें चाहे वो ब्रिजमोहन जी हो, चाहे वो अजय चंद्राकर जी हो, शिवरतन शर्मा जी, उनके चेहरे देख रहे थे। बहरहाल मिशन 2023 की तैयारियों में जुटी भाजपा चुनाव से पहले और कितने बदलाव करेगी, ये बड़ा सवाल है। सवाल तो ये भी है कि बदलाव के बाद नए चेहरे दिखेंगे या पुराने चेहरों पर ही दांव खेला जाएगा। क्या प्रदेश की जनता भूपेश सरकार के साथ है और आने वाले चुनावों में भी रहेगी?
और भाजपा के प्रयोगों से कांग्रेस को फर्क पड़ेगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन होरी के साथ शशिकांत साहू, स्वदेश न्यूज। तो सवाल वही है कि क्या बदलाव से बात बनेगी। एक लंबा समय था जब भारतीय जनता पार्टी को मिला और उसके बाद बदलाव कुछ ऐसा हुआ लंबे समय के बाद कि कांग्रेस लगातार काबिज है। और देखिए, सिर्फ आप विधानसभा इलेक्शंस को नहीं, आप नगरीय निकाय के चुनाव देख लीजिए, तमाम चीजों को देख लीजिए, उसमें भी कहीं ना कहीं कांग्रेस का एक अपना दबदबा है। अब मिशन 2023 की तैयारी है और उसके लिए जो टीम में बदलाव किया गया है, हमेशा होता है, देखिए संगठन होता है, नेतृत्व होता है। यदि बदलाव की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को लगी है तो उन्होंने किया है, क्योंकि पूरा का पूरा फोकस है कि कैसे भी करके छत्तीसगढ़ में भी अब कमल खिलाना है। लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? और सबसे बड़ी बात, यदि कांग्रेस की जो वर्तमान में स्थिति हम दूसरी जगह देख रहे हैं, हम छत्तीसगढ़ की यदि बात करें तो यहाँ पर ऐसा क्या है कि यहाँ पर एक बहुत अच्छे बहुमत के साथ सरकार कांग्रेस की है। इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए अनुराग सिंह देव हमारे साथ जुड़ेंगे। अनुराग जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस प्रवक्ता चंद्रशेखर शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हैं। चंद्रशेखर शुक्ला जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार शंकर पांडे जी हमारे साथ जुड़े हैं। शंकर पांडे जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले चंद्रशेखर शुक्ला जी आपसे करना चाहती हूं, और इसलिए भी क्योंकि वर्तमान में कांग्रेस की सरकार, और मुझे लगता है कि एक क्या वजह मानते हैं आप कि जनता जनार्दन छत्तीसगढ़ में कमल नहीं खिला रही है? एक समय था, लेकिन जब बदलाव हुआ तो ऐसा हुआ कि बहुमत के साथ कांग्रेस है। और दूसरा मुख्य सवाल ये भी है कि ये जो बदलाव भारतीय जनता पार्टी में हुआ, चाहे प्रदेश अध्यक्ष की बात करें या नेता प्रतिपक्ष की, तमाम चीजों को आप देख लीजिए, तो इन सब चीजों के बदलाव को कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? देखिए राकेश जी, वैसे तो ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है और अपने संगठन में बदलाव करना नहीं करना ये उनका व्यक्तिगत अधिकार है और ये वो कर रहे हैं। लेकिन देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार गई है और प्रदेश में छत्तीसगढ़ियों की, किसानों की माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार बनी है, लगातार उनके किए गए जनहित के कार्य, लोकहित के कार्य और उनकी जो कार्य को परिणाम में पहुंचाने का जो जुनून है, वो उनकी लोकप्रियता को इस कदर बढ़ाया है कि कांग्रेस अब लोगों के दिल दिमाग में बस चुकी, लोग उसे स्नेह प्यार करने लगे हैं। जिसका परिणाम हमें नगरीय निकाय चुनाव में मिला, पंचायत चुनाव में मिला और लोगों का स्नेह हमारे प्रति सैन बसैन बढ़ता जा रहा है। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी, जो कि पिछले 15 साल में जिसने सिर्फ लूट खसोट और भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा कर रखी थी, हड़बड़ाना स्वाभाविक है और हड़बड़ाहट में वो लगातार बदलाव कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, 4 साल में 4 अध्यक्ष, 4 नेता प्रतिपक्ष बदल देने से कुछ होना नहीं है, क्योंकि फटे हुए ताश के पत्ते को कितना भी फेंक ले, दागदार पत्ते ही सामने आएंगे। भारतीय जनता पार्टी का हर वो नेता जो आज वर्तमान में इस जगह में कहीं न कहीं भ्रष्टाचार के लिए, छत्तीसगढ़ के लूट खसोट के लिए जिम्मेदार रहा है, तो उनके बदलाव होने से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ना है। और उथल पुथल का ये मामला कि खुद के प्रदेश अध्यक्ष है धर्मलाल कौशिक जी, स्पीकर भी रहे हैं, अब उनको हटा दिया। अब इससे ज्यादा और क्या जनसंघीय आरएसएस वाले उनको दूसरे मिल गए, समझ के परे है। आदिवासी दिवस के दिन उन्होंने विष्णुदेव साय को हटा दिया। तो भारतीय जनता पार्टी अपने उसमें से, झोले में से जितने भी चेहरे निकालेगी, दागदार निकालेगी, और ऐसा हमको कोई डर का विषय नहीं है। इनका आंतरिक मामला है, ये अपने डर को और अपनी चीज को मिटाने के लिए एक दूसरे पर कीचड़ फेंक के अपना मन बहलाने के लिए व्यस्त है। हमको उससे कोई चिंता नहीं है कि जितना भी बदलाव कर ले, ये हमारे कहीं नहीं टिकते। आने वाले कई सालों तक भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के लिए चुनौती नाम की चीज नहीं बन पाएगी। ठीक है, ठीक है। अनुराग जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी, आपकी आवाज आ रही है। अनुराग जी, क्या लगता है इस बदलाव की क्या जरूरत पड़ी? ऐसे ही एक कह सकते हैं नेतृत्व का एक डिसीजन होता है, संगठन का डिसीजन होता है, इसलिए, या फिर कुछ और? क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं कांग्रेस ये कह रही है, पहले भी कह रही थी, अभी भी कह रही है, जैसा कि अभी चंद्रशेखर जी ने भी कहा कि विष्णुदेव साय की यदि हम बात करें तो कहीं ना कहीं एक ऐसे दिन पर उनको हटाया कि नहीं होना चाहिए था। तो क्या एक सवाल ये भी है कि क्या वो अच्छा काम नहीं कर रहे थे? क्या धर्मलाल कौशिक अच्छा काम नहीं कर रहे थे? देखिए,
कोई भी संगठन है, कोई भी दल है, उसका नेतृत्व ये तय करता है, जैसे एक टीम होती है कि उसके खिलाड़ी कहाँ पे खेलेंगे, कौन फॉरवर्ड खेलने वाला है, कौन सेंटर में खेलेगा, कौन बैक खेलेगा, कौन गोलकीपर रहेगा। ये और समय समय पर इसमें बदलाव स्वाभाविक प्रक्रिया है, होता है। लेकिन मुझे आश्चर्य ये होता है कि ये कांग्रेस के लोग आदिवासी दिवस की बात कर रहे हैं। इन्होंने जिस तरीके से महामहिम राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहा, इनके नेता, और इनको यहाँ शर्म इसलिए नहीं आ रही है कि छत्तीसगढ़ के 32% आदिवासियों ने इस कांग्रेस के बहुमत को लाने में अपना योगदान दिया। वोट के रूप में तो विरोध किया ही, साथ में इनके अधीर रंजन चौधरी ने उनको राष्ट्रपत्नी बोला। सिलगेर में इन लोगों ने आदिवासियों पर गोली चलवाया, परसा और करने का काम किया। मीना खलको का भी जिक्र कीजिएगा, मीना खलको जी का जिक्र कीजिएगा। आदिवासी हितों की जब बात करते हैं तो मुझे आश्चर्य भी होता है और इनके ढकोसलेपन पर मुझे सवाल उठाने की भी इच्छा होती है। देखिए, स्वर्गीय मीना खलको जी की भी जिक्र कीजिएगा, आग्रह है। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है कि 2023 में जो कांग्रेस की 2 राज्यों की सरकार बची हुई है, राजस्थान की और छत्तीसगढ़ की, यहाँ से भी इनको विदा करना और कांग्रेस का सफाया पूरे देश के अंदर करना। तो इस लक्ष्य को के पूर्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी टीम भावना के साथ किस खिलाड़ी को कहाँ खिलाना है, इस स्ट्रैटेजी के साथ काम कर रही है और हम अग्रसर हैं। हमारा लक्ष्य इस कुनीति के खिलाफ, कुशासन के खिलाफ, और इस सरकार ने 200 करोड़ तो अभी ईडी रेड इनके खास मुख्यमंत्री के गरीबियों के ऊपर हुआ, उस पर जवाब नहीं दे रहे। ये घोटालेबाज सरकार है और इसलिए इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य तय है। और भारतीय जनता पार्टी वो दल है जिसमें चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है। ठीक है सबका अनुराग साथ, जी, सबका विकास, अनुराग जी, सबका ऐसा तो नहीं है विश्वास। कि छत्तीसगढ़ में कभी कमल नहीं खिला, एक लंबा समय कमल खिला, फिर बदलाव हो गया और ऐसा बदलाव हुआ कि कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ आई। आप निकाय भी उठाकर देख लीजिए, उसमें भी कहीं ना कहीं कांग्रेस का दबदबा है। क्या वजह मानते हैं कि जनता छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का साथ क्यों दे रही? देखिए, आप देखिए, विधानसभा के 4 महीने के बाद लोकसभा हुआ, कांग्रेस का क्या हासिल हुआ छत्तीसगढ़ में, ये भी सभी लोगों ने देखा है। नगरीय निकाय चुनाव में स्वाभाविक रूप से सत्ता का दुरुपयोग होता है और उसका दुरुपयोग कांग्रेस ने किया है। लेकिन कांग्रेस ने जिस घोषणा पत्र के बदौलत छत्तीसगढ़ में बहुमत की सरकार बनाई थी, वो घोषणा पत्र फ्लॉप हो गया। और यही कारण है कि खैरागढ़ के बाई इलेक्शन जब अभी उपचुनाव हुए थे तो इनको नया घोषणा पत्र जारी करना पड़ा कि हम जिला बनाएंगे, ये करेंगे, नया 20 बिंदु 25 बिंदु का घोषणा पत्र इनको बनाना पड़ा। और मुख्यमंत्री को वहां पर जाकर 5 दिन 10 दिन कैंप करना पड़ा, तब ये बड़ी मुश्किल से जीत पाए। तो इसलिए इनकी कलई खुल चुकी है। और अब मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक लंबी चौड़ी टीम है, बहुत सारे योग्य और अच्छे कार्यकर्ता है, उनको पार्टी भी अवसर दे रही है और अनुभवी सभी वरिष्ठ लोगों का मार्गदर्शन लेकर और उनको उचित स्थान पर रखकर बीजेपी ये लड़ाई लड़ेगी। ठीक है, चलिए शंकर पांडे जी, क्या लगता है छत्तीसगढ़ की राजनीति की यदि बात की जाए तो कमल भी देख लिया, हाथ का साथ भी जनता ने दिया है, वर्तमान स्थिति को देखें, मिशन 2023 सामने है। क्या लगता है कि ये जो बदलाव भारतीय जनता पार्टी में हुआ है और अच्छे स्तर पे हुआ है, क्या ये कांग्रेस के लिए चुनौती साबित होगा? नहीं, चुनौती साबित होगा कि नहीं होगा ये तो खैर भविष्य में देखेंगे। पर एक बात जरूर, ये बदलाव होना भी था। इसलिए बदलाव होना था कि जो विष्णुदेव साय जो भाजपा के अध्यक्ष थे, ये मोदी मंत्रिमंडल में मंत्री थे, इनको टिकट नहीं दी गई और उसके बाद इनको अध्यक्ष बना दिया गया। जहां तक सवाल नेता प्रतिपक्ष का, वो विधानसभा अध्यक्ष बताओ चुनाव लड़े, चुनाव हार गए, उनको भाजपा का अध्यक्ष बना दिया गया। भाजपा अध्यक्ष बने, 15 सीटों में भाजपा सिमट गई, उसके बाद उनको नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद जो उपचुनाव हुए हैं और जो नगरीय निकाय चुनाव, इसमें तो लगातार अच्छा, दूसरा ये दोनों के रहते कोई कांग्रेस में कुछ दिखा नहीं कि कुछ होना चाहिए। तो ये बदलाव पहले होना था, पता नहीं किसके दबाव में ये शुरू में नियुक्ति हुई। दूसरा,
कौशिक जी ने जब भाजपा अध्यक्ष थे, जब ये चुनाव कांग्रेस की सरकार बनी बहुत ज्यादा बहुमत लेके, तब उन्होंने एक लाइन कहा था कि यहाँ के भाजपा कार्यकर्ताओं ने हमारा साथ नहीं दिया। उसको लेकर बड़ा विवाद भी हुआ था। अब जब प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ये कह दे कि हमारा लोगों ने साथ नहीं दिया, उसके बाद उसको नेता प्रतिपक्ष बना दें, मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये भाजपा इतनी बड़ी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी और सबसे ज्यादा सदस्य वाली पार्टी, सेंट्रल में इनकी सरकार, कई राज्यों में सरकार, ये ऐसा छत्तीसगढ़ के साथ क्यों कर रही थी? ठीक है, वापस आती, कुछ कह रहे हैं अनुराग जी, बोलिए। जी, मुझे थोड़ा सा करेक्ट करना है, क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार है माननीय पांडे जी, इसलिए मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन धर्मलाल जी ने ऐसा नहीं कहा। हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं का महत्व है, और उन्होंने ये कहा था कि कार्यकर्ता जब पूरी शक्ति से काम करता है तो सरकार बनती है, और कार्यकर्ता यदि शक्ति कम लगाता है तो सरकार नहीं बनती। इसको मिस इंटरप्रेट करके कांग्रेस ने इसका लाभ उठाने की कोशिश की है, जबकि ये सच्चाई नहीं है। अच्छा ठीक है, एक बात और अनुराग जी आपसे जानना चाहती हूँ, ऐसे कौन से प्रमुख मुद्दे हैं? प्रमुख मतलब 2 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, क्योंकि एक डिबेट में हम एक चर्चा में हैं। मुख्य रूप से कौन सी महत्वपूर्ण ऐसी बात है या मुद्दा है जिसके लिए जनता भारतीय जनता पार्टी को आने वाले 2023 में चुने? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है छत्तीसगढ़ सरकार का जन घोषणा पत्र, जिसमें एक भी वादे इन्होंने 100% तरीके से पूर्ण नहीं की, और हर चीज में धोखाधड़ी की। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, या सिर्फ विपक्ष नहीं कर रहा, इनका कैबिनेट मंत्री जो घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष है, घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष है, वो भी 4-4 पन्ने का पत्र लिख के बताते हैं किस तरीके से सरकार इसमें विफल रही है। सभी के आंकड़े गलत होते हैं। ये गरीबों का 16 लाख मकान इन्होंने छीन लिया, प्रधानमंत्री आवास छीन लिया, और मुख्यमंत्री अभी 500 करोड़ का बंगला बना रहे। 500 करोड़ का बंगले में आप किस होने वाले हैं? तो एक तरफ मुख्यमंत्री का 500 करोड़ का बंगला बन रहा है, और दूसरी तरफ गरीबों के आवास छीने जा रहे हैं। इतना बड़ा IT रेड हो गया गरीबों के ऊपर, भ्रष्टाचार का बोलबाला आप देखिए। और रोजगार को लेकर सरकार बोलती है, मुख्यमंत्री बोलते हैं हमने 5 लाख लोगों को नौकरी दे दी। विधानसभा के अंदर जब प्रश्न पूछा जाता है तो प्रश्न का उत्तर आता है 20,200 कुछ लोगों को नौकरी दी। तो ये तो इनके सारी चीजों का पर्दाफाश हो चुका है, अब कुछ बचा नहीं है इनके पास। ये आपका परसा केते माइंस, जहाँ पर ट्राइबल विस्थापित थे, वहाँ इनके राहुल गांधी जाके भाषण देते थे कि हम इसको आगे नहीं एक्सटेंशन देंगे, लेकिन इस सरकार ने उसको भी एक्सटेंशन दे दिया। आदिवासी भी अच्छे खासे इनसे नाराज है, और इसलिए मैं मानता हूँ ये सारे मुद्दे कांग्रेस के खिलाफ में जाने वाले। ठीक है, चंद्रशेखर जी कुछ कहना चाह रहे थे, पहले अपनी बात रखिए। जी राखी जी, एक कहावत है कि ताउम्र मैं एक ही काम करता रहा, धूल चेहरे से आईने को साफ करते रहा। तो ये अपने हसीन मुगालते में मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और मेरे भाई अनुराग सिंह लोग। अभी बार बार खैरागढ़ का जिक्र कर रहे थे। मैं आपको एक तथ्य बता दूं कि थोड़ा पीछे ले आके कि खैरागढ़ चुनाव हमने लगभग 20,000 वोट से जीता था। रमन सिंह जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, डोंगरगांव से चुनाव लड़े थे, शंकर भैया गवाह है, शंकर भैया को याद भी होगा, मात्र 6,000 वोट से चुनाव जीते, मात्र 6,000 वोट। सरकार बनते साथ रमन सिंह जी मुख्यमंत्री बने थे, गीता देवी सिंह के खिलाफ लड़े थे उपचुनाव। तो उपचुनाव की बातों को ना दोहराएं तो ज्यादा अच्छा है। एक बात उन्होंने और कहा कि अभी हमने गरीबों का आवास रद्द किया। मैं आपको बताऊं, 1 लाख करोड़ घर का रद्द तो पीएम आवास को माननीय केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी ने किया। अभी कुछ ही दिनों पहले हाल में अखबारों में बड़ा बड़ा छपा, टीवी में बड़ा बड़ा छपा। 500 करोड़ के मुख्यमंत्री निवास की बात कर रहे हैं, 20,000 करोड़ का जो सेंट्रल विस्टा बना रहे, उसपे आपकी मुंह बंद हो जाती है। ये सब जब दोगली बातें करते हैं, मैंने पहले कहा बदलाव आपके अंदर होना है, वह स्वागत योग्य। विपक्ष यदि मजबूत रहेगा तो हमको भी अच्छा लगेगा, हम भी चाहते हैं कि दमदारी से बात उठाएं। लेकिन उल जुलूल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात करके कांग्रेस के ऊपर टिकरा फोड़ने की जो परंपरा है, फटे हुए ताश के पत्ते को कितना भी फेंट लो, हमेशा दागदार ही चेहरा निकलेगा। 15 साल तक हर वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का जिसने लूट खसोट किया हो, छत्तीसगढ़ को लूटा हो, आज भारतीय जनता पार्टी का है। मुझे एक बात बताइए, धर्मलाल कौशिक क्या सक्षम नेता प्रतिपक्ष नहीं थे, या विष्णुदेव साय नहीं थे? यदि नहीं थे तो उनकी जवाबदारी कौन लेगा, उनके विरुद्ध क्या बात होगी? देखिए, ये दोनों के ऊपर अग्निवीर योजना लागू हो गई है।
धर्मलाल कौशिक जी के ऊपर और विष्णुदेव साय दोनों के ऊपर अग्निवीर योजना लागू हो गई है, आते साथ रिटायर्ड होने लगे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की तरीका। जैसे कि मैंने पुनः कह रहा हूं राखी जी कि छत्तीसगढ़ में अभी सालों साल भारतीय जनता पार्टी जिस अपराध वो से लूट खसोट करके गई है, भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ में तो खड़े होने की संभावना नहीं है। रही बात, आप बात में आपने एक धमकी भी दे दी कि ईडी का छापा पड़ रहा है, तो ये ईडी सीबीआई जो भारतीय जनता पार्टी के है ना, इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम, ईडी इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, इसको आप अपने पास रखिए। आपके यहाँ कोई डरने वाला नहीं है सब चीजों से, आप और दे दीजिए। और आपने कहा कि 2 राज्य की सरकार हटाना है, अरे बिहार आपके हाथ से फिसल गया, तो आप देखते जाइए अभी पूरा देश आपके हाथ से फिसलने लगा। अनुराग भाई, आप जैसे तैसे अपना राजनीति चलाइए, वही ठीक है। ठीक है, मुझे लगता है शंकर पांडे जी, देखिए एक बदलाव, जैसा कि शुरुआत में हमने इस चर्चा में कहा कि जो बदलाव हुआ है ठीक है, ये उनके संगठन के स्तर पे नेतृत्व की जो भी डिसीजन है उन्होंने किया। इलेक्शन है, यदि उनको ज़रूरत लग रही है तो करेंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि सत्ता किसको बुरी लगती है, सत्ता में आना है, पाना है, तो तमाम चीज़ों के लिए आप करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी ने जो कुछ किया ये उनका एक मैटर हो सकता है। लेकिन छत्तीसगढ़ की राजनीति की बात की जाए, मुद्दों की बात की जाए, जैसे बहुत सारे सवाल अभी यहाँ पर उठाए गए थे, उसमें यही बात है कि भाई चाहे रोजगार की बात हो और चीज़ों की बात हो, तो आपको ऐसा लगता है छत्तीसगढ़ की राजनीति में कि कोई ऐसा एक मुख्य रूप से मुद्दा जहां पर वाकई कमी है और जिसके लिए काम करने की जरूरत है, कि क्यों यदि आने वाले समय में बीजेपी को चुना जाए तो क्यों चुना जाए, और यदि कांग्रेस को ही स्थिर रहना है तो कांग्रेस क्यों स्थिर रहे? नहीं, मेरे को एक बात ये समझ में नहीं आ रही कि पहली बार राज्य बनने के बाद ऐसा हुआ है छत्तीसगढ़ में कि आदिवासी वर्ग की उपेक्षा भाजपा ने की। सरगुजा और बस्तर 2 जगह में एक भी सीटें नहीं है अभी, और पूरे प्रदेश में केवल 2 सीटें भाजपा को मिली है विधानसभा में। तो कांग्रेस का पूरा फोकस आदिवासियों की तरफ हो ये रहा है कि कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो आदिवासी वर्ग से हैं, मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग से। अच्छा, एक बस्तर से हैं, एक दुर्ग संभाग से हैं। इस बार ऐसा हुआ है कि नेता प्रतिपक्ष और नेता प्रतिपक्ष के साथ साथ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दोनों एक ही संभाग से, संभाग के समझिए जिला बिलासपुर और मुंगेली कोई ज्यादा दूर नहीं है, जांजगीर आसपास है। तो वो सवाल उठता है कि अभी तक जो ऐसा नहीं होता था, या फिर ऐसा होता था अभी तक कि गृह मंत्री आदिवासी वर्ग का बनता था। पर इस बार मैं ये पता नहीं जातिगत समीकरण को लेकर, इनको लगता है बीजेपी वाले, मैं समझ रहा हूँ कि ये आदिवासी राज्यपाल और आदिवासी राष्ट्रपति बना के ये अपने कर्तव्यों की तीसरी मान लिए, मुझे ऐसा लग रहा है जी। नहीं, वो आपका कहना सही है, पर जो मैं समझ रहा हूँ कि अभी तक जो ऐसा होता था, अभी तक ऐसा होता था प्रदेश अध्यक्ष बनता था, उसमें कोई भी आदिवासी वर्ग से, पता नहीं क्यों इस बार मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, इस बार पिछड़ों पे ही ध्यान दिया। लगता है आदिवासियों को ये लोग अलग मान के चल रहे हैं, क्या इनको लगता है कि राज्यपाल आदिवासी हो, राष्ट्रपति आदिवासी हमने बना दिया महिला वर्ग से, तो हमको लगता है कि सपोर्ट मिल जाएगा, ऐसा इनके लगता है, ऐसा कुछ सोच रहे हैं इनके दिमाग में, ऐसा कुछ लग रहा है मेरे को। अनुराग जी, राखी जी देखिए, मुझे तो आश्चर्य है, चंद्रशेखर जी एक मिनट आ रही हूँ, कि बस्तर में 12 विधायक कांग्रेस के पूरे के पूरे हैं आदिवासियों को लगातार, और ये एक मंत्री बनाया है। बस्तर के आदिवासियों ने क्या बिगाड़ा था कांग्रेस का? चंद्रशेखर जी एक मिनट, अनुराग जी बोल रहे हैं, वो वहां से क्यों नहीं बनाए? दूसरी बात, इसका पहले उत्तर देना चाहिए। दूसरा, बेचारे एक मोहन मरकाम जी हैं, उनकी क्या दुर्दशा हो रही है कांग्रेस के अंदर? अनुराग जी को बोलने दीजिए पहले। कांग्रेस के अंदर क्या दुर्दशा हो रही है मोहन मरकाम जी की? बार बार रोना पड़ता है उनको मुख्यमंत्री के पास, मुख्यमंत्री डांट फटकार करते हैं उनके साथ में। तो जो सम्मान या अपमान का घूंट आदिवासी पी रहा है कांग्रेस की सरकार ने जनजातीय क्षेत्र में चलाया है, वो उनकी विद्वता क्षमता है। अब बार बार ये कहते क्यों तो अपमानित करते हैं कि वो आदिवासी है और महिला है, मेरे आपसे आपत्ति है, आप माफी मांगे। आप माननीय राष्ट्रपति महोदय का बार बार अपमान कर रहे हैं ट्राइबल के ऊपर, सिलगेर में ये गोली चलवा रहे हैं ट्राइबल करें। तो इसलिए पहले तो ये आदिवासियों की आरोपों से घिरी हुई सरकार है, तो ये तो आप अपने, मैंने कहा था मुंगेरी लाल के हथियार अपने देखने का आपको छूट है, बनाने वाली भारतीय आप उगालते रहिए, बंद कमरों में राजनीति करते रहिए, आप लोगों का स्वागत है।
अरे जनजाति मंत्रालय बनाने वाली बीजेपी सरकार है। अरे भाई साहब, आप बार बार मुर्मू मैडम का अपमान क्यों कर रहे हैं? वो हमारी राष्ट्राध्यक्ष है, बनाया वो हमारी राष्ट्राध्यक्ष। आपको तो माफी मांगना चाहिए इस बात को लेकर। बताइए, आप पहले माफी मांगिए मैडम से। कांग्रेस में ये बताइए, मोहन मरकाम जी की इज्जत कब होगी कांग्रेस में? देखिए, विषय ये नहीं है कि मोहन मरकाम का क्या होगा या फिर अब जो नई नियुक्तियां हुई हैं उनका क्या होगा। अभी तो मुझे लग रहा है हो सकता है प्रभारी भी बदल दें, बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, मैंने कहा ना कि छोटा सा चुनाव नहीं है, मिशन 2023 जीतना है तो जीत के लिए तो तैयारियां दोनों तरफ से होंगी। यदि कांग्रेस को करना है, ऐसा नहीं है कि सरकार में है तो वो कुछ नहीं करेंगे, उन्हें करना है तो बीजेपी को भी करना है। खैर, समय हो गया है, चर्चा बड़ी है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार कैसे लगेगी नैया पार। और भारतीय जनता पार्टी के लिए सिर्फ चुनौती इसलिए कहते हैं क्योंकि जो विपक्ष में होता है उसके लिए हमेशा ये सवाल उठाए जाते हैं कि आखिरकार जो बदलाव हुए हैं, क्या उस बदलाव से बात होगी, कैसे इन चीजों को निकाल पाएंगे। तो देखते हैं आने वाले समय में। लेकिन फिलहाल तो कांग्रेस बहुत, कहते हैं ना, 100% श्योर है कि हमें जो हम हैं वहीं हम रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी को देखना है कि वो क्या करती है। लेकिन मुझे लगता है इन सबसे इतर और इन सबसे बड़ी यदि कोई है तो वो है जनता जनार्दन। तो देखते हैं आखिर मिशन 2023 के लिए क्या होता है। जनता हाथ का साथ देगी या फिर कमल खिलेगा छत्तीसगढ़ में। फिलहाल चर्चा में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।